हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं तनु हाजिर हूँ आपके सामने आज फिर एक नई सी वीडियो लेकर। और आज हम अपने टॉपिक में पढ़ने वाले हैं एक और वन शॉट वीडियो और एक और वन शॉट चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। और अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अगर हमें इसको फर्दर डिटेल में पढ़ना है तो हमें सबसे पहले अपने बेसिक सिस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए किसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक पार्ट्स की बात करते हैं। बेसिक पार्ट्स कौन कौन से होंगे? सबसे पहले अ पेयर ऑफ टेस्टिस, द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम इस केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्यों इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला जाता है? क्यों? क्योंकि ये स्पर्म तो बनाता ही है, ये अपना मेल गैमीट तो बनाएगा ही बनाएगा, उसके साथ साथ ये मेल हॉर्मोन्स भी बनाता है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है कि ये क्या है? ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अब इसके फर्दर बात करते हैं। ये तो था एक टेस्टिस की बात। इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हम और पढ़ने वाले हैं। सेकेंड आता है हमारे पास कुछ असेसरी डक्ट्स, कुछ ऐसी डक्ट्स जिसमें से ये स्पर्म पास होगा एंड फाइनली इट इज रिलीज्ड इट आउट। क्लियर? उसके बाद थर्ड हमारे पास आते हैं जो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, दैट इज असेसरी ग्लैंड्स। कौन कौन से इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, जो इंक्लूडेड हैं। और फोर्थ पार्ट हम इसके अंदर पढ़ेंगे इसका एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो इसका आउटर एंड फाइनल लास्ट पार्ट है। क्लियर? तो वन बाय वन हम इन चारों ऑर्गन्स की बात करने वाले हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। मेन जिसको हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला है या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोला है, हम टेस्टिस से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले टेस्टिस की बात करें तो जो टेस्टिस होता है सबसे पहले कहाँ पे प्रेजेंट होता है? यूजुअली हमें पता है कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी, बट यहाँ पे अगर हम टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट नहीं होता है, इट इज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है। और एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों होता है? अगेन इट इज अ क्वेश्चन मार्क। क्या क्वेश्चन मार्क है? कहाँ प्रेजेंट होता है? अगर बाहर प्रेजेंट है तो इट इज प्रेजेंट इन स्क्रोटम। कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है स्क्रोटम। क्यों? क्योंकि इसे स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, अगर इसे स्पर्म फॉर्मेशन करनी है देन इट नीड्स 2 to 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर। इसको जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। इसलिए ये एब्डोमिनल कैविटी में ना प्रेजेंट होकर स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है, जिसको हम स्क्रोटल सैक्स भी बोल सकते हैं। चलिए अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर हम टेस्टिस के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा जो टेस्टिस होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू सम स्मॉल लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। किस में प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, जो कि अराउंड 250 इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है, जिसे हम बोल दिया, क्या बोल दिया? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। और यही टेस्टिक्यूलर, हर एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के पास 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं? 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती हैं। और यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या करेंगी? इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास 2 तरह के सेल्स हैं। कौन कौन से? एक है इसके पास मेल जर्म सेल और दूसरा इसके पास है सर्टोली सेल्स। 2 तरह के इसके पास सेल्स प्रेजेंट हैं। अब ये सेल्स क्या काम करेंगे? मेल जर्म सेल है तो जर्म सेल है तो फाइनली ये क्या करेगा? ये स्पर्म फॉर्मेशन में वर्क करेगा, ये स्पर्म बनाएगा। और सर्टोली सेल्स क्या करेगा? अब सर्टोली सेल्स अगर मेल जर्म सेल्स के साथ प्रेजेंट है तो इट फाइनली नरिशेस द मेल जर्म सेल्स। ये नरिश करेगा, किसको नरिश करेगा? मेल जर्म सेल को, उसको न्यूट्रिशन देगा ताकि वो क्या करे? वो स्पर्म की फॉर्मेशन कर सके। ये तो बात हुई हमारी सिर्फ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तक की। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आउटसाइड रीजन की बात करते हैं तो कहते हैं कि इसके आउटसाइड कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स, या फिर इन्हें ही हम बोलते हैं लेडिंग सेल्स।
अब इन लेडिंग सेल्स का क्या काम होता है, ये लेडिंग सेल्स क्या करते हैं, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस एंड्रोजन्स। क्या बना रहे हैं ये बना रहे हैं एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स क्या है, फाइनली इट इज नॉट अ सिंगल हार्मोन, इट इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन। ये क्या है, ये हार्मोन्स के ग्रुप हैं जिसके अंदर एक मेजर हार्मोन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस में मतलब फाइनली स्पर्म फॉर्मेशन में वर्क कर रहा है। क्लियर। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया किसके बारे में, टेस्टिस के बारे में, कि टेस्टिस एक पेयर में प्रेजेंट होती है, स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट नहीं है। एक टेस्टिस को फर्दर 200 से 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया और उन कंपार्टमेंट्स को टेस्टिकुलर लोब्यूल बोला गया। और यही टेस्टिकुलर लोब्यूल, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के पास 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं। और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास 2 तरह के सेल्स, मेल जार्म सेल्स, सर्टोली सेल्स। मेल जार्म सेल्स क्या कर रहे हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन। सर्टोली सेल्स क्या कर रहे हैं, वो नरिश कर रहे हैं किसको, मेल जार्म सेल को। एंड फाइनली इसके बाहर भी कुछ सेल्स प्रेजेंट है। कौन से सेल्स हैं, दे आर इंटरस्टिशियल सेल्स, और उन्हीं को ही क्या बोलते हैं, लेडिंग सेल्स। वो क्या करेंगे, वो एंड्रोजन्स बनाएंगे जो कि ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं जो कलेक्टिवली इस स्पर्म फॉर्मेशन में वर्क करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट टेस्टिस। अब टेस्टिस से थोड़ा सा आगे बढ़े तो टेस्टिस ने तो अपनी स्पर्म प्रोडक्शन कर दी, तो अब उस स्पर्म प्रोडक्शन को करने के बाद स्पर्म तो कहाँ बना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, बट इसको हमें क्या करना है, फाइनली इट शुड बी रिलीज्ड आउट। तो रिलीज आउट करने के लिए एक प्रॉपर पाथ होना चाहिए। तो पाथ के लिए हम क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे इसका सेकेंड पार्ट, दैट इज आवर असेसरी डक्ट्स। अगर असेसरी डक्ट्स की बात करें तो 4 तरह की असेसरी डक्ट्स हैं। सबसे पहले देखो स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ हुई थी हमारी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। स्पर्म फॉर्मेशन हुई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जब स्पर्म फॉर्मेशन हुई तो सबसे पहली जो डक्ट निकली वहां से वो थी रेटेटेस्टिस। सबसे पहली डक्ट कौन सी निकली, रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस क्या हुई, ये रेटेटेस्टिस क्या थी, जैसे जैसे हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एक रेटेटेस्टिस जब निकलेगी, दे फाइनली जॉइन एंड दे फॉर्म द नेक्स्ट क्या बना देंगी, दे फॉर्म वासा इफ्रेंशिया। क्या बना देंगी, वासा इफ्रेंशिया। अब बहुत सारी वासा इफ्रेंशिया होंगी एंड फाइनली दे विल जॉइन एंड फॉर्म द थर्ड डक्ट कौन सी बना देंगी, थर्ड डक्ट एपिडिडाइमिस। थर्ड डक्ट बना दी इन्होंने कौन सी, एपिडिडाइमिस। एंड एपिडिडाइमिस फाइनली जब टेस्टिस से बाहर आ जाएगी तो इसे बोलेंगे हम वास डिफरेंस। अब ये वास डिफरेंस, ये तो होगी हमारी 4 बेसिक डक्ट, जिसमें से ये जो मेजर पोर्शन है यहाँ तक का, ये सारा का सारा टेस्टिस के अंदर का है। ये टेस्टिस के अंदर ही प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, सब का सब टेस्टिस के अंदर। फिर एपिडिडाइमिस से बाहर आया तो वास डिफरेंस। यही वास डिफरेंस के बीच में मिल जाते हैं कुछ ग्लैंड्स, कौन कौन से, जैसे सेमिनल वेसिकल्स। जैसे सेमिनल वेसिकल्स के साथ फर्दर ज्वाइन कर देगी और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे बना देगी ये इजैक्यूलेटरी डक्ट, जिसको हम कह सकते हैं यूरेथ्रा। क्या बोल सकते हैं, यूरेथ्रा, विच इज फाइनली ओपन आउट बाहर। अगर बाहर ओपन हो रही है तो किसी ना किसी ओपनिंग से होगी, और उस ओपनिंग का नेम क्या हो जाएगा, यूरेथ्रल मीटस। इट इज यूरेथ्रल मीटस। क्लियर। तो ये क्या हो गया, एक बेसिक सा चार्ट जिसके थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले स्पर्म प्रोडक्शन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इट पासेस द स्पर्म टू रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया, इससे एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो है वो ग्लैंड्स की डक्ट के साथ ज्वाइन हो जाएगा, और ज्वाइन होने के बाद बना देगा इजैक्यूलेटरी डक्ट, जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। और यूरेथ्रा के बाद जो लास्ट ओपनिंग होगी दैट इज आर यूरेथ्रल मीटस। दिस इज ऑल अबाउट असेसरी डक्ट्स। अब बात करते हैं कि डक्ट्स की भी बात हो गई, नेक्स्ट बात आती है कि अब ये ग्लैंड्स क्या हैं, कौन से ग्लैंड्स, कैसे ग्लैंड्स, क्या काम करते हैं यहाँ पर। चलिए इन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर इन ग्लैंड्स की एक बेसिक सी चीज़ देखें तो यहाँ पर 3 मेजर तरह के ग्लैंड्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। असेसरी ग्लैंड्स, किसकी बात कर रहे हैं हम, असेसरी ग्लैंड्स की। कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, 3 ग्लैंड्स हैं। कौन कौन से, सबसे पहले मैंने अभी लिखा दैट इज योर सेमिनल वेसिकल्स, जो कि एक पेयर्ड में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है, पेयर में प्रेजेंट होता है, सिंगल नहीं है। उसके बाद सेकंड बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड, विच इज नॉट प्रेजेंट इन पेयर। एंड द थर्ड इज जिसको हम काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये हमारे पास 3 तरह के ग्लैंड है, जिसको हम सेकंड नेम दे दें इसको तो इट इज काउपर्स ग्लैंड।
अगेन इट इज प्रेजेंट इन पेयर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क में, आपके पास ऑप्शंस में आ सकता है क्वेश्चन कि आउट ऑफ दीज ग्लैंड्स विच ग्लैंड इज प्रेजेंट इन अ सिंगल फॉर्म। सिंगल फॉर्म में कौन सा प्रेजेंट है? इट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि अनपेयर्ड होता है, सिंगल प्रेजेंट होता है, बाकी ये भी पेयर है और ये सेमिनल वेसिकल भी पेयर्स में प्रेजेंट है। अब इनके फंक्शंस की बात करें तो ये सेमिनल वेसिकल क्या बनाता है? देखो कोई भी ग्लैंड होगा कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगा, तो यहाँ पर ये क्या सिक्रीट करता है? इट फॉर्म्स फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज क्योंकि आपको पता है कार्बोहाइड्रेट है, तो कहीं ना कहीं एक ये फूड रिजर्व की तरह काम करता है, एक एनर्जी मॉलिक्यूल, एनर्जी गिविंग है, ये एनर्जी देगा, किसे एनर्जी देगा? स्पर्म को। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? इट सीक्रेट्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्या बनाएगा? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब ध्यान से देखते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम से पता चल रहा है कुछ हार्मोन जैसी चीजें हैं, और हार्मोन्स का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कहीं ना कहीं। तो ये क्या करेंगे? फाइनली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से मोटिलिटी, तो इसलिए ये क्या करता है? ये क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड मोटिलिटी टू द स्पर्म, उसको मूवमेंट में हेल्प करता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके। थर्ड आता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अब ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है? इसके दो मेजर फंक्शन। पहला काम इसका होता है कि ये क्या करता है? एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। क्यों एल्केलाइन मीडियम की जरूरत पड़ी? क्योंकि हमारे पास ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है दैट इज अ कॉमन डक्ट, एक कॉमन डक्ट है किस चीज के लिए? यूरिन के लिए भी एज वेल एज फॉर द स्पर्म इजेक्शन। तो इसीलिए जब यूरिन वहां से पास होगा तो वो एक एसिडिक नेचर मीडियम दे देगा, और अगर वहीं से ही स्पर्म पास किया जाए तो वो एसिडिक मीडियम स्पर्म को डाई कर देंगे, तो इसलिए उसको पहले एल्केलाइन करना पड़ेगा। तो दैट एल्केलाइन medium is given by this bulbourethral medium, bulbourethral gland। और सेकंड इसका काम क्या होता है? lubrication of penis। सेकंड काम क्या है इसका? lubrication of penis। क्लियर। तो ये तो बात हो गई किसकी? हमारी असेसरी ग्लैंड्स की। असेसरी ग्लैंड के बाद लास्ट बचा हमारे पास इसके अंदर, दैट इज आवर फोर्थ पार्ट विच इज नोन एज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया की अगर बात करें तो इट इज पेनिस, इट इज पेनिस। और इसके अंदर अगर हम बात करें कि लास्ट जो होता है हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, स्पेसिफिकली इसका जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है, इट इज अ सिंगल यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ये क्या होती है? यूरिनोजेनाइटल डक्ट होती है। क्यों हमने इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोला? बिकॉज इट इज अ कॉमन डक्ट फॉर बोथ, फॉर यूरिन एज वेल एज फॉर जेनाइटल। जेनाइटल मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए कॉमन डक्ट है, इसीलिए हमने इसको बोल दिया यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्लियर। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। एंड फाइनली दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सारी चीजें थी किसके बारे में? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बेसिक चीजें। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में? दैट इज अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसके बाद बात करते हैं किसकी? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अगर आप लोग इसे बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि इसके साथ साथ अपनी एनसीईआरटी को आगे रखिए और इसके साथ देखिए कि कुछ पॉइंट अगर आपको लगता है तो उसके अंदर से रह भी गया हो तो आपकी जल्दी जल्दी से रिवीजन हो जाएगी। सो प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी को साथ में रखकर इसे स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम देखें तो हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी? अगेन सबसे पहले क्या आ गई? अ पेयर ऑफ ओवरी, अ पेयर ऑफ ओवरी। अगेन इट इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल्स। क्यों प्राइमरी बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये ओवम भी बनाएगी एज वेल एज ये कुछ हॉर्मोन्स भी बनाएगी, तो इसीलिए ये क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। उसके बाद इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे? अगेन इसमें भी हम कुछ असेसरी डक्ट के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी डक्ट है इस केस में? दैट इज आवर फेलोपियन ट्यूब, जिसको हम ओविडक्ट बोलते हैं। फिर अगर हम इसके फर्दर पार्ट्स की बात करें, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है यूट्रस, यूट्रस के बाद कर्वेक्स, देन वेजाइना एंड फाइनली यूरेथ्रा। क्लियर। चलिए वन बाय वन इसकी बात करते हैं। अगर हम सबसे पहले ओवरी की बात करें तो ओवरी के अंदर क्या है? ओवरी सिंपली अगर हम इसकी बेसिक सा स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ कर लें तो इट इज लाइक दिस वन। ये है हमारी ओवरीज
क्लियर, मैंने बहुत रफ सा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, तो डोंट गो फॉर द कि ड्राइंग कैसी है, तो ड्राइंग के ऊपर ना जाएं, प्लीज कंसेप्ट पे जाएं। ठीक, चलिए इसकी बात करते हैं। सबसे पहले ये आ गई हमारी ओवरी। अगर इसकी लोकेशन की बात करें, इट इज प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ पर जैसे ही ओवम की सिंथेसिस, ओवम की फॉर्मेशन होगी, तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट आ गया। नेक्स्ट पार्ट कौन सा आ गया, दैट इज आर फेलोपियन ट्यूब। यहाँ से स्टार्ट हो रही है सबसे पहला पार्ट, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं, फिम्बरी। उसके बाद ये हमारा पूरा पाथ आ जाता है फेलोपियन ट्यूब का। सबसे पहला पार्ट नोन एज इनफंडिब्यूलम। क्या बोलते हैं, इनफंडिब्यूलम। देन एम्प्यूला एंड लास्ट वन इज ईस्थमस, थर्ड पार्ट। उसके बाद आ गया ये यूट्रस, देन कर्विक्स एंड लास्ट इज वेजाइना। अगर दोनों को मिला दे तो बन जाती है बर्थ कैनाल एंड फाइनली यूरेथ्रा। क्लियर, ये तो हो गए कुछ बेसिक से पार्ट्स इसकी। अगर मैं इसके मेजर पार्ट्स की बात करूं तो यूट्रस इसके अंदर सबसे मेजर पार्ट है, जिसको हम वॉम्ब भी बोलते हैं। और वॉम्ब की बात करें तो इसकी 3 लाइनिंग्स होती हैं। अगर इसकी मेम्ब्रेन्स की बात करें, इट हैज 3 मेम्ब्रेन्स। इनर मोस्ट इज एंडोमेट्रियम, इनर मोस्ट कौन सी है, एंडोमेट्रियम। मिडल वन इज मायोमेट्रियम, देन लास्ट वन इज पेरीमेट्रियम, आउटर वन। क्लियर, सबसे पहले पी से पेरी, पी से प्रोटेक्शन, तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम करती है। मायो, मायो मतलब मसल्स, ये मस्कुलर मसल्स की बनी हुई है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। एंड फाइनली लास्ट में जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम पर इसका मेजर रोल है। एंडोमेट्रियम द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक ग्लैंडुलर लेयर है जो ग्लैंड्स की तरह वर्क करेगी। ग्लैंडुलर लेयर है, किसकी तरह काम करेगी, ग्लैंड्स की तरह सिक्रीशंस करेगी और ग्लैंड्स की तरह ही सारा काम करेगी। यही एक मेजर लेयर है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूरे एक फीमेल की लाइफ में इस लेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक सिक्रीटरी लेयर भी कह सकते हैं इसको। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, जिसको फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया बेसिक सा पार्ट किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब इसके बाद पढ़े तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एक और ग्लैंड एसोसिएटेड होता है, जिसको हम बोलते हैं मेमरी ग्लैंड। अगर मेमरी ग्लैंड की बात करें तो मेमरी ग्लैंड क्या है, इट इज अ मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड। अगर मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड की बात करें, क्लियर, तो इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं मेमरी ग्लैंड के। तो मेमरी ग्लैंड क्या होता है, इसके पास 15 to 20 मेमरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, 15 to 20 मेमरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं। और हर एक मेमरी लोब के पास कुछ एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई मतलब जहां पर मिल्क की सिक्रीशन हो रही है, ठीक है, जहां पे मिल्क की फॉर्मेशन कह सकते हैं, जो मिल्क से फिल है, ठीक है, लिख देते हैं फिल्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से फिल्ड है। क्लियर, अब उसके बात करें तो ये एल्वियोलाई क्या है, इट इज फर्दर कनेक्टेड विद मेमरी टिब्यूल। किससे कनेक्टेड है, मेमरी टिब्यूल से। क्लियर, किससे कनेक्टेड है, मेमरी टिब्यूल से। और ये मेमरी टिब्यूल फर्दर मिलकर क्या बनाते हैं, इट फॉर्म्स मेमरी डक्ट। क्या बनाते हैं, मेमरी डक्ट। और ये मेमरी डक्ट आगे मिलकर बनाएंगे मेमरी एम्प्यूला, मेमरी एम्प्यूला। एंड फाइनली इट इज ओपन आउट इनटू अ लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट। एंड फाइनली मिल्क इज इजेक्शन आउट। मिल्क कहाँ होगा, मिल्क सिक्रीशन हो जाएगी, इट इज इजेक्टेड आउट। इट इज जस्ट लाइक द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लंग्स, ट्री लाइक ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे अगर मैं ये बात करूं कि एक ये बहुत सारे एल्वियोलाई जैसे स्ट्रक्चर हैं, इनसे ये पहली डक्ट जो निकली है दैट इज आर मेमरी टिब्यूल। अब ये जब आपस में ज्वाइन कर गई है, सपोज ये एक बन गई और यहाँ पर एक और था एंड फाइनली ये इस तरह से ज्वाइन कर गए, तो ये जो नेक्स्ट है इट इज मेमरी डक्ट। फिर ये आगे जब कंबाइन करेंगे मेमरी एम्प्यूला एंड लास्ट में क्या बना देंगी, लेक्टिफेरस डक्ट। तो इट इज जस्ट लाइक प्रेजेंट इन द लंग्स एज वेल एज ट्री की ब्रांचेस की तरह प्रेजेंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। प्लीज़ मेक अ स्क्रीनशॉट ओवर हेयर एंड फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं।
चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक जो पार्ट पढ़ा हमने उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। अब हमारी नेक्स्ट बात आता है कि मेन हाउ दिस रिप्रोडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस। अगर आपको बेसिक्स पता हो थोड़ा सा इसके बारे में तो हमें पता है रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहला फेज आता है प्री फर्टिलाइजेशन फेज, जिसमें हमारा सबसे पहला काम आता है गैमीटोजेनेसिस। तो हम सबसे पहला स्टेप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज आर गैमीटोजेनेसिस। तो गैमीटोजेनेसिस की बात करें तो गैमीटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। किसकी फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं? कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अगर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स के बारे में देखें तो अगर स्पर्म की फॉर्मेशन करें तो इट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, और अगर ओवम की फॉर्मेशन करें देन इट इज oogenesis। क्लियर? तो हमें वन बाय वन इन दोनों को पढ़ना है। दोनों के फेसेस में बहुत सारे सिमिलैरिटीज हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। चलिए सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करते हैं। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करें तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। सबसे पहला फेज है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव फेज। सबसे पहला फेज क्या है? मल्टीप्लिकेटिव फेज, देन ग्रोथ फेज, उसके बाद थर्ड थिंग आती है कौन सी? लास्ट इज मैच्योरेशन फेज। क्लियर? ये 3 फेसेस में हमने इसे डिवाइड कर दिया। चलिए वन बाय वन देखते हैं इसकी कैसे कैसे काम करेगा। सबसे पहले जब स्पर्मेटोजेनेसिस होगी तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सबसे पहला काम क्या है? हमारे पास क्या होना चाहिए? स्पर्मेटोगोनिया। जो स्पर्मेटोगोनिया है, सपोज मेरे पास ये एक स्पर्मेटोगोनिया था। क्या है मेरे पास? ये एक स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है। तो सबसे पहले देखो मेरे फेज का नाम क्या है? मल्टीप्लिकेटिव फेज। तो मल्टीप्लिकेटिव फेज में 2 काम होने वाले हैं। एक काम तो इसमें क्या होगा? माइटोसिस, और दूसरा काम इसके अंदर होगा डिफरेंशिएशन। क्या होगा? डिफरेंशिएशन। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, क्लियर? तो माइटोसिस क्यों कहेगी? देखो माइटोसिस का मतलब क्या है कि जितने क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल में है उतने ही डॉटर सेल्स में। तो सबसे पहले इसने माइटोसिस की और माइटोसिस करके अपने सेल्स की क्वांटिटी को बढ़ा लिया। क्लियर? तो सबसे पहले इसका नंबर क्या था? इसका पर्पस क्या था कि सबसे पहले मुझे अपने सेल्स की क्वांटिटी को बढ़ाना है। तो इनिशियली ये जो हमारे पास सेल्स थे जो स्पर्मेटोगोनिया की तरह काम कर रहे थे, ये थे स्पर्मेटोगोनिया। तो ये जो काम कर रहे थे ये थे 2n, ये है डिप्लॉयड, क्योंकि एक ह्यूमन जो सेल होता है वो डिप्लॉयड होता है। तो सबसे पहले इसने माइटोसिस की और माइटोसिस करके क्या काम कर लिया? अपनी सेल्स की क्वांटिटी को बढ़ा लिया। अब इसमें से कुछ सेल्स को वो क्या करेगा? डिफरेंशिएट कर देगा। डिफरेंशिएट मतलब कि अब उसने उसको अलग कर दिया कि नाउ यू आर एक्टिंग लाइक अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये इसको एक डिफरेंशिएट कर दिया और क्या कह दिया इसको? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जब ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन क्या डिफरेंस हुआ इसका नॉर्मल स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटो? देयर इज इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट थोड़ा सा बढ़ गया, साइज बढ़ गया इसका, और इसको बोलना स्टार्ट कर दिया। क्या बोल दिया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बट स्टिल अगर हम इसकी प्लॉइडी की बात करें अभी भी ये क्या है? इट इज 2n। अभी भी ये क्या है? 2n ही है। चलिए फर्दर बात करते हैं। ये तो पहला स्टेप हो गया कौन सा? मल्टीप्लिकेटिव फेज। अब नेक्स्ट फेज आता है ग्रोथ फेज, जो हमारा मेजर फेज है, जिसके अंदर क्या होगा कि नाउ इट अंडरगोज मियोसिस। इस काम में हम क्या करने वाले हैं? इसमें क्या काम करने वाला है? मियोसिस। अब ये किस में गया? मियोसिस 1 स्टार्ट कर दी इसने। जब इसने मियोसिस 1 की तो क्या होगा? 2 सेल बनेंगे, 1 और 2। ये जो 2 सेल बने, क्योंकि मियोसिस 1 रिडक्शन डिवीजन होती है तो दोनों की प्लॉइडी होगी n। अब क्रोमोसोम नंबर रह गए n, और इसे हमने बोल दिया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोल दिया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर? उसके बाद इनमें क्या हुआ? फर्दर मियोसिस 2। क्या हो गई? मियोसिस 2। मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन होती है सिमिलर टू माइटोसिस। तो जो 4 सेल हमारे पास आए यहाँ पर, चारों के चारों ही हैप्लॉइड थे और इन सबको हमने बोल दिया इट इज स्पर्मेटिड। क्या बना? स्पर्मेटिड। अब ये स्पर्मेटिड तो बन चुका, बट हमारा पर्पस क्या था? स्पर्म की फॉर्मेशन करना, और स्पर्म का स्ट्रक्चर तो ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए हमने क्या किया? इस स्पर्मेटिड को नेक्स्ट जो है एक नेक्स्ट जो हमने क्या किया?
कन्वर्जन किया किसके अंदर, इसके अंदर कुछ चेंजेस किए, इसको मैच्योर किया और कन्वर्ट किया किसमें, स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर में। तो नेक्स्ट फेज इसमें क्या होगा, मैच्योरेशन फेज में क्या होगा मेन काम, इट इज स्पर्मिएशन। क्या होगा इसके अंदर, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन मतलब स्पर्मेटिड को जब एक एक्टिव स्पर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसे स्पर्मिएशन बोला जाता है। तो यहाँ पे काम क्या हो गया, स्पर्मिएशन। तो अब ये धीरे धीरे इन सब में कुछ चेंजेस होंगे और चेंजेस होने के बाद ये एक एक्टिव स्पर्म की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखिए, ये जो है फाइनली मैच्योरेशन के फेज के बाद हमारे पास जो स्पर्म आएंगे, इट इज लाइक दिस। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो 3 फेसेस थे, बहुत इजी है ये। सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव, जिसमें 2 काम, माइटोसिस और डिफरेंशिएशन। माइटोसिस से क्या किया, अपना नंबर बढ़ा लिया, और डिफरेंशिएशन में कुछ पर्टिकुलर सेल्स का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ा के उससे बोल दिया कि तुम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो, अब तुम्हें आगे क्या करना है, हलाल होके आगे स्पर्म की फॉर्मेशन करनी है। एंड फाइनली ग्रोथ फेज स्टार्ट कर दिया। ग्रोथ फेज में मेजर काम मियोसिस। मियोसिस से पहले मियोसिस 1 की सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, मियोसिस 2 की स्पर्मेटिड बना दिया, फिर उसको मैच्योर करके स्पर्मिएशन करके किसमें, स्पर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर, तो ये तो हो गया कौन सा फेज हमारा, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये जो हमारा स्पर्मिएशन का स्टेप है ना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये कहते हैं कि इस पर्टिकुलर फेज में क्या क्या चेंजेस हुए जिससे ये एक स्पर्म में कन्वर्ट हो गया। तो एक स्पर्म का स्ट्रक्चर है क्या, अब स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा देखें तो एक स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या है। चलिए, अब ये स्पर्म का स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली डिवाइडेड है 3 फेसेस में। सबसे पहले ये ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर जिसको हम हेड रीजन बोलते हैं, एंड फाइनली फर्दर इट इज दिस इज योर मिडल पीस, एंड लास्ट वन इज योर टेल रीजन। दिस इज आवर टेल रीजन। क्लियर, अब इसकी फर्दर बात करें तो ये सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है ये है हमारा ट्राइंगुलर जो हेड लाइक स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यहाँ पर इस तरह से, हम कह सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। और ये है हमारा न्यूक्लियस। अगर इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये बन गया हमारे पास हेड रीजन आ गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ होते हैं सेंट्रियोल, जो यहाँ वाला सेंट्रियोल प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल इस रीजन में है जिसको डिस्टल सेंट्रियोल बोल दिया। यहाँ पर कुछ माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट हैं जिनके पास कुछ माइटोकॉन्ड्रिया का काम आप लोगों को पता ही है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया का काम देखें एनर्जी प्रोडक्शन, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है दे आर एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स। क्लियर, एंड दिस इज आवर मिडल पीस, ये मिडल पीस है, एंड फाइनली लास्ट वन इज टेल रीजन। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। क्लियर, तो ये सारी बात होगी किसके बारे में, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। हमने ये तो पढ़ लिया कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये ऐसे काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। बट एक चीज़ रह गई, किसने गाइड किया इसे कि तुम्हें अब जो है ये फेज स्टार्ट करना है, किसने आकर बताया इसे कि तुम्हें ये स्पर्मेटोजेनेसिस करनी है या नहीं करनी है। बॉडी में कोई ना कोई तो सिग्नलिंग प्रोसेस हुआ होगा, तो देखते हैं इसका रेगुलेशन किसने किया। अगर रेगुलेशन की बात करते हैं तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसको रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी में रेगुलेशन का एक ही मैकेनिज्म है जो कहीं ना कहीं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। तो अगर इसकी बात करें तो रेगुलेशन जो है इसकी वो कैसे हुई, तो रेगुलेशन में देखिए क्या है। रेगुलेशन की बात करें तो रेगुलेशन कैसे हुआ, कहते हैं कि सबसे पहले हमारे हाइपोथैलेमस में कुछ हार्मोन होते हैं जिसका नाम है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। इट इज गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। इसके क्वांटिटी जैसे ही बढ़ती है, बढ़ते ही ये क्या करता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है। किसके पास गया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और उनको जाकर जैसे ही मैसेज दिया कि क्वांटिटी बढ़ रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सीक्रेट 2 मेजर हार्मोन, और वहां से उसने 2 हार्मोन्स को रिलीज कराया। कौन कौन से 2 हार्मोन्स, एक LH और दूसरा FSH। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो LH है, L मतलब ये फर्दर किसको स्टिमुलेट कर रहा है, लेडिंग सेल्स को। लेडिंग सेल्स आपको पता है कौन से होते हैं, लेडिंग सेल्स की अगर हम बात करें, हम अभी डिस्कस कर चुके हैं लेडिंग सेल्स। तो लेडिंग सेल्स कौन से हैं,
जो फर्दर क्या करेंगे, क्या बनाते हैं लेडिंग सेल्स, एंड्रोजन्स, ये एंड्रोजन्स बना देंगे। क्लियर, हार्मोन्स बना दिए। अब ये एफएसएच काम क्या करेगा, ये पहुंच जाएगा किसके पास, सर्टोली सेल्स के पास। ये सर्टोली सेल्स के पास गया कि नहीं भाई हमें तो स्पर्मेटोजेनेसिस करनी है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस को न्यूट्रिशन भी तो चाहिए, तो वो कौन देगा, सर्टोली सेल्स। तो इसने नरिशमेंट देना था किसको, जर्म सेल को, तो इसने अपने वो फैक्टर्स बनाने स्टार्ट कर दिए। दोनों ने मिलकर इसने अपना हार्मोनल कंटेंट दिया और वो जर्म सेल्स को नरिश करने वाले सर्टोली सेल्स दोनों ने मिलकर क्या किया, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। तो ये काम क्या हुआ, ये होगी रेगुलेशन, कि किसने उसको रेगुलेट किया, कैसे रेगुलेट किया, ये सारे काम हो गए। क्लियर, तो दिस इज ऑल अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। ये तो हो गई सब किसके बारे में, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। मेक अ स्क्रीनशॉट ओवर हियर एंड देन वी विल मूव फर्दर। अब इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका सेकेंड प्रोसेस, oogenesis। क्या स्टार्ट करेंगे, oogenesis स्टार्ट करेंगे। और oogenesis में जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या काम हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म की फॉर्मेशन, तो oogenesis में क्या होगा, oogenesis में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। अगर हमें इसकी फॉर्मेशन के बारे में पढ़ें तो अगेन इस प्रोसेस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अगेन सेम स्टेप, मल्टीप्लिकेटिव फेज, सेकेंड इज ग्रोथ फेज, अगेन थर्ड वन इज मैच्योरेशन फेज। जब इस फेज को पढ़ेंगे तो अपना स्पर्मेटोजेनेसिस का पेज भी ओपन कीजिएगा, क्योंकि साथ के साथ आपको पता चलेगा कि डिफरेंस कहाँ और सिमिलरिटी कहाँ। फिर से देखते हैं इसके लिए, उसमें हमने स्पर्मेटोगोनिया लिया था, यहाँ पे हमने ले लिया एक oogonia। क्या ले लिया, oogonia। अगेन प्लॉइडी इज 2n। सबसे पहले सेम वही 2 काम, कौन कौन से, माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन। काम क्या किए, माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन, सेम काम। तो सबसे पहले माइटोसिस करके सेल्स की क्वांटिटी बढ़ा दी, मल्टीपल माइटोसिस की और क्वांटिटी को बढ़ा दिया, ये हमारे पास मल्टीपल oogoनियाज आ गए। फिर डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके किसी एक को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, प्राइमरी oocyte बोलना स्टार्ट कर दिया। क्लियर, जैसे ही ये प्राइमरी oocyte बनते हैं, इस प्राइमरी oocyte से लेकर सेकेंडरी oocyte तक नंबर ऑफ चेंजेस होते हैं। क्या क्या चेंजेस है वो यहाँ पर एक बार समझते हैं, फिर उसको आगे मूव करेंगे। सपोज ये हमारी है ओवरी। क्या है ये, ओवरी। ओवरी में ये हमारे पास यहाँ पे आती हैं कुछ ब्लड वेसल्स। क्या आ रही हैं, कुछ ब्लड वेसल्स आ रही हैं। क्लियर, उसके बाद जैसे ये प्राइमरी oocyte आया, दिस इज आवर प्राइमरी oocyte। क्या है ये, प्राइमरी oocyte। ठीक, अभी तक देखो हमने उसमें कोई काम नहीं किया, सिर्फ ये प्राइमरी oocyte की स्टेज में है। ये प्राइमरी oocyte जैसे ही आता है तो ये प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग में कुछ ग्रेन लाइक सेल्स जो हैं वो डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाते हैं, और इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर बना दिया। जैसे ही इसके अंदर ये एक स्ट्रक्चर बना, इसको अब हमने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, नाउ इट इज नोन एज प्राइमरी फॉलिकल। डोंट बी कंफ्यूज, ये प्राइमरी oocyte है और ये प्राइमरी फॉलिकल है। इस प्राइमरी फॉलिकल के सराउंडिंग में जब ये सेल्स थे तो कुछ और सेल्स, कुछ और लेयर्स डिपॉजिट हो गई। पहले एक लेयर थी, अब मल्टीपल लेयर्स आ गई इसके सराउंडिंग में, बहुत सारी सेल्स डिपॉजिट हो गए, मल्टीपल लेयर्स हो गई। तो नाउ इट इज नोन एज, अब हमने इसको क्या बोलना स्टार्ट किया, अब हमने इसको सेकेंडरी फॉलिकल बोलना स्टार्ट कर दिया। जब तक ये धीरे धीरे प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बना, तो अब इसके अंदर क्या काम हुआ, अब इसके अंदर यहाँ पर ये सेल तो था ही था बहुत, इस सेल में धीरे धीरे ये जो ग्रेन लाइक सेल्स हैं ये तो है ही हैं साइड्स पे, इन्होंने इस तरह से अपने आप को अरेंज कर दिया, और बीच में ये हमारा जो एक सेल था वो एक साइड हो गया, और यहाँ पर ये कैविटी बन गई। इस कैविटी को बोल दिया एंट्रम। जैसे ही ये एंट्रम कैविटी यहाँ पर दिखनी स्टार्ट हुई, तो अब हमने इसको सेकेंडरी से टर्चरी फॉलिकल में कन्वर्ट कर दिया। बाय दिस टाइम, यहाँ से लेकर इस टर्चरी फॉलिकल तक आने के टाइम पर यहाँ पर ये जो हमारा प्राइमरी oocyte था, ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मियोसिस 1 कंप्लीट करके यहाँ पर 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड नाउ इट इज नोन एज सेकेंडरी oocyte।
क्या बोलेंगे इसे, सेकेंडरी oocyte बोलना स्टार्ट कर देंगे। और ये जो सेकेंडरी oocyte है दे आर हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस 1 रिडक्शनल होती है। ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे ये प्राइमरी oocyte से स्टार्ट किया था, अब ये जो टर्शरी फॉलिकल है इसके पास जो oocyte है वो सेकेंडरी oocyte है। इस पर्टिकुलर फॉलिक जब तक वो ये इस काम कर रहा था इतने में उसने इधर से साइड बाय साइड प्राइमरी oocyte को सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे आके हमारा प्रोसेस फॉर द टाइम बिंग स्टॉप हो जाता है। होता क्या है कि यहाँ पर ये जो हमारा टर्शरी फॉलिकल है धीरे धीरे ये फर्दर क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, ये मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। और मैच्योर फॉलिकल में आते ही यहाँ पे क्या हुआ ये हमारा मैच्योर फॉलिकल है और ये हमारे इससे फ्यूज करके क्या कर देगा, हमारे यहाँ पर ये ओवम को रिलीज कर देगा। ये ओवम यहाँ से रिलीज हो गया जिसके सराउंडिंग में कुछ ग्रेन लाइक सेल्स है, जिसको हम यहाँ पर ओवम बोल रहे हैं। इन एक्चुअल इट इज नॉट एन ओवम, इट इज अ सेकेंडरी oocyte। क्यों, अभी भी इसके अंदर मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि जब मियोसिस 2 हो जाएगी तब हम इसको क्या बोलेंगे, तब हम इसको ओवम बोल सकते हैं, बट अभी तक हम इसको ओवम नहीं कह सकते। बट जनरली आपकी बुक्स में इसको ओवम लिखा हुआ है और ये एक्चुअल में है क्या, सेकेंडरी oocyte है। अब क्वेश्चन ये है कि ये इससे आगे का काम कब होगा, इसके आगे का काम तब स्टार्ट होगा, इसके आगे की डिवीजन तो होती है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके फर्दर जो प्रोसेस होंगे वो कब होगा, वो तब होगा जब एक स्पर्म इस सेकेंडरी oocyte में एंटर करने की कोशिश करेगा, क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान देना है, हम अपने दोबारा से इस साइकिल पे आते हैं। सबसे पहले ऊगोनिया था, माइटोसिस करके नंबर बढ़ाया, डिफरेंशिएशन किया और प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो गया। मियोसिस 1 की सेकेंडरी oocyte बना दिया, बट डिफरेंस फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या डिफरेंस है, इट इज एन अनइक्वल डिवीजन। क्या है ये एक अनइक्वल डिवीजन है। अनइक्वल डिवीजन क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक सेकेंडरी oocyte बन रहा है और दूसरा जो यहाँ पर बना इट इज अ पोलर बॉडी, ये एक पोलर बॉडी है। पोलर बॉडी जो फर्दर डीजेनरेट हो जाएगी, जिसके अंदर मियोसिस 2 का प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। फिर जैसे ही स्पर्म जो है इस सेकेंडरी oocyte में जाने की कोशिश करेगा, तो जैसे इसको थोड़ा सा सिग्नल मिलेगा ये अपनी मियोसिस 2 स्टार्ट कर देगा। अगेन इट इज एन अनइक्वल डिवीजन, एक पोलर बॉडी बन जाएगी और दूसरा एक हमारा जो बनेगा वो बन जाएगा ऊटेड, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं ओवम, क्लियर। अगेन एन है और ये यहाँ पर बन जाएगी सेकेंड पोलर बॉडी, क्लियर। तो ये हमारा प्रोसेस क्या स्टार्ट हो गया, दिस इज ऑल अबाउट oogenesis, क्लियर। तो ये भी प्रोसेस समझना जरूरी था कि हमने काम क्या किया, जब प्राइमरी oocyte में एंटर किया था, जब निकलता है तो सेकेंडरी oocyte था, तो फॉर द टाइम बिंग इसने क्या किया, ये मियोसिस 1 का प्रोसेस किया। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगेन ग्रोथ फेज में मियोसिस, मल्टीप्लिकेटिव में माइटोसिस, डिफरेंशिएशन, मैच्योरेशन में ये लास्ट में ऊटेड और ओवम का कन्वर्जन, जिसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। सिर्फ यहाँ पर एक मेम्ब्रेन ऐड हो जाती है जिसका नेम है जोना पेलुसिडा, जो आउटर मेम्ब्रेन है, क्लियर, नथिंग एल्स, क्लियर। दिस इज ऑल अबाउट oogenesis। अब oogenesis से नेक्स्ट टॉपिक, जल्दी से आप इसका ओवरव्यू ले लीजिए, इसके बाद हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में देखें तो जनरली हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 फेसेस, 4 फेसेस में डिवाइडेड है। अगर इसके बारे में देखें तो सबसे पहला फेज जो फर्स्ट 5 डेज चलता है उसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज। उसके बाद नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट फेज आता है फॉलिक्यूलर फेज, जिसे हम एक सेकेंड नेम भी देते हैं प्रोलिफरेटेड फेज भी बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज, क्लियर। उसके बाद ऑन 14th डे इट इज नोन एज ओवुलेटरी फेज, इसको ओवुलेटरी फेज बोलते हैं। एंड फाइनली लास्ट वन इज ल्यूटियल फेज। चलिए देखते हैं 1 बाय 1 किस फेज में क्या काम हो रहा है। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज आपको इसके अंदर पता चलेगी क्या काम हो रहा है। सबसे पहले ये जो हमारा पोर्शन दिखाया गया है ये हमारी यूट्रस की इनर लाइनिंग दिखाई गई है, दैट इज एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। क्योंकि एंडोमेट्रियम में क्या क्या चेंजेस आते हैं विद ओवरी के एंड पिट्यूटरी में जो डिफरेंट हार्मोन्स का लेवल कम या ज़्यादा होगा उससे हमारे यूट्रस में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये सारी चीज़ें हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में है।
चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारा जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ओवरी से स्टार्ट करते हैं। ये हमारी फॉलिकल की ग्रोथ दिखाई हुई है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्चरी, ये मैच्योर एंड फाइनली ये ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होता हुआ ओवम। सबसे पहला फेस है मेंस्ट्रुअल फेस। मेंस्ट्रुअल फेस मतलब जिसमें एक डिग्रेडेड ओवम रिलीज हो चुका है ऑलरेडी, उसके बाद यहाँ से हमारा मेन साइकिल स्टार्ट होता है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ये लास्ट फेज पे फर्स्ट फेज पे दोबारा से आएंगे। सबसे पहला ये 5th डे से 14th और यू कैन से 13th डे तक जो फेज चल रहा है दैट इज योर फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव, दोनों का मतलब समझते हैं। फॉलिकुलर फेज क्यों बोला इसके अंदर, बिकॉज इट इज द मेन फेज वेयर फॉलिकुलर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, जिसमें फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रही है ओवरी के केस में। प्रोलिफरेटिव क्यों बोला गया, क्योंकि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज जो इनर लाइनिंग थी देखो कितनी थिन हो रही थी, इसके अंदर प्रोलिफरेशन मतलब डिवीजन, इनके सेल्स में रिपेयरिंग स्टार्ट हो गई है, डिवीजन स्टार्ट हो गई है एंड अगेन इट स्टार्टेड बिकमिंग थिक। ये देखो थिक होना स्टार्ट हो रही है, रिकवरी स्टार्ट हो रही है, प्रोलिफरेशन हो रही है, इसलिए इसको बोला है प्रोलिफरेटिव फेस। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये फॉलिकुलर फेस एंड तक पहुंचता है, 13th डे पर पहुंच रहा है, तो यहाँ देखिए एस्ट्रोजन का लेवल एकदम पीक पे है। जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल पीक पर पहुंचा तो यहाँ पर हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक्टिव हुआ और उसने अपने FSH और LH को भी पीक पर कर दिया। जैसे ही LH हार्मोन, ये जो हमारा LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, जैसे ही इसका लेवल पीक पर पहुंचेगा, हेयर द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल टेक्स प्लेस, और ये रप्चर होकर क्या करेगा, ओवम को मतलब सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर देगा और अपने नेक्स्ट फेज में आ जाएगा जिसको हम बोल रहे हैं ओवुलेटरी फेज। कब होता है ये, 14th डे मतलब मिड ऑफ द साइकिल में। क्लियर। अब इसी पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, दिस इज नोन एज LH सर्ज। क्या बोल देते हैं इसे, LH सर्ज, मतलब रैपिड इंक्रीज इन द लेवल ऑफ LH विच में लीड टू ओवुलेशन, जिसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, जिसकी वजह से सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, उसे हमने क्या बोल दिया, इट इज LH सर्ज। अब उसकी वजह से देखो नेक्स्ट काम क्या हुआ, LH सर्ज हो गया, ओवुलेशन हो गई। अब ओवुलेशन के बाद ये oocyte तो रिलीज हो गया, ये जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया था ये एक सब्सटेंस बना दिया इसने, येलो कलर का एक सब्सटेंस जिसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है, इट सिक्रीट्स हार्मोन प्रोगेस्टेरोन। क्या बनाता है ये, प्रोगेस्टेरोन। ये देखो जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना यहाँ पे प्रोगेस्टेरोन का लेवल भी बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब ये प्रोगेस्टेरोन को हम कह सकते हैं कि इट इज अ मेजर हार्मोन जो हमारे यूट्रस को प्रिपेयर करता है। इफ देयर इज फर्टिलाइजेशन, इफ देयर इज प्रेगनेंसी, देन व्हाट विल, इसको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लांटेशन करनी पड़ेगी। इसे एक फीटस को सपोर्ट करना है तो उसे उतना थिक होना पड़ेगा, उतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो वो काम कौन कर रहा था, प्रोगेस्टेरोन। जैसे ही प्रोगेस्टेरोन का लेवल बढ़ा, यहाँ पे देखिए एकदम से जो एंडोमेट्रियम थी वो ज्यादा से ज्यादा थिक हो गई। बट ये प्रोगेस्टेरोन का लेवल सिर्फ तब तक रहेगा जब तक कॉर्पस ल्यूटियम है। अगर यहाँ पर ये जो हमारा एग रिलीज हुआ, जो oocyte है वो 72 आवर्स के लिए एक्टिव होता है। उन 72 आवर्स में अगर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाती है देन ये दिस प्रोगेस्टेरॉन विल सिक्रीट कॉन्टिन्यूसली, वो फर्दर सिक्रीट होता रहेगा। अदरवाइज अगर वो फर्टिलाइज नहीं करता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम खुद डीजेनरेट हो जाएगा। देखो साइज छोटा हो गया इसका, ये धीरे धीरे डीजेनरेट होने लगा। अगर ये डीजेनरेट हुआ तो प्रोगेस्टेरॉन का लेवल भी धीरे धीरे कम हो गया। अगर ये कम हुआ तो यहाँ देखो ये फिर से डिग्रेडेशन की तरफ चली गई, ये डिग्रेड होना स्टार्ट हो गई। ये डिग्रेड हुई तो क्या हुआ, नेक्स्ट हमारा फेज फिर से स्टार्ट हो गया मेंस्ट्रुअल फेज। धीरे धीरे इसके हमारी एंडोमेट्रियम डिग्रेड हुई, डिग्रेड होकर वहां पे उसके साथ ये जो ब्लड वेसल्स अटैच थी वो डिग्रेड हुई और उसके डिग्रेडेशन के साथ क्या हो गया, मेंस्ट्रुएशन। जो हमारा एक ओवम था, जो डिग्रेडेड इनएक्टिव ओवम था, विद दिस स्मॉल some blood vessels and blood, it will be released out of the body in the form of menstrual flow which is also known as menstruation, जो हमारा फर्स्ट फेज था। क्लियर। तो इन दिस वे हमारे पास ये चारों फेज है, चारों फेज कनेक्टेड है एक दूसरे से। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज है, अगर ये होगा मेंस्ट्रुअल फेज है तभी तो आगे फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगी, प्रोलिफरेशन होगी, फिर ओवुलेशन होगी। ओवुलेशन के बाद 72 आवर्स के लिए वो एक्टिव रहेगा। जैसे ही एक्टिव रहेगा तो प्रोगेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, वो एंडोमेट्रियम को थिक कर देगा, एंडोमेट्रियम थिक हो जाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो वो कॉन्टिन्यूसली रिलीज होता जाएगा और उसे मेंटेन करेगा एंडोमेट्रियम को। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो कॉर्पस
हाइपोथैलेमस ल्यूटियम खुद डीजेनरेट हो जाएगा और उसका प्रोगेस्टेरोन का लेवल डिग्रेड होगा एंड फाइनली हमारी एंडोमेट्रियम भी डिग्रेड होनी स्टार्ट हो जाएगी एंड अगेन इट इज रिलीज्ड आउट इन द फॉर्म ऑफ इट रप्चर्स इन द मेंस्ट्रुअल फेज एंड इट रिलीजेस द ब्लड वेसल्स एंड द इनएक्टिव this inactive ovum or secondary oocyte is released out in the form of menstrual flow. So this is all about menstrual cycle. I think आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. तो इससे रिलेटेड दो टर्म्स भी आती हैं हमारे पास. सबसे पहले आती है हमारे पास मेनार्च. मेनार्च की बात करें तो इट इज़ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल. क्या होती है ये फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल? कब स्टार्ट होती है? 10 to 12 years ऑफ द एज आफ्टर प्यूबर्टी. क्लियर. सेकेंड एक टर्म आती है मीनोपोज. कब ये स्टॉप हो जाएगी? कब इस पे पोज लग जाएगा? 45 to 50 years ऑफ द एज. क्लियर. सो दिस इज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल. अब इसके बाद फर्दर बात करें कि ये तो तब की बात थी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कब चलेगी अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो. बट अगर देयर इज फर्टिलाइजेशन देन व्हाट विल हैपन. चलिए देखते हैं. जो लास्ट फेज रह गया हमारे इस चैप्टर का दैट इज आर मेंस्ट्रुअल फर्टिलाइजेशन. कि अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो क्या होगा वहाँ पर. चलिए जल्दी से देखते हैं. बहुत छोटा सा है, बहुत जल्दी से समझ में आएगा ये. जल्दी से देखते हैं इसे. एक छोटा सा प्रोसेस, इसको देखते हैं जल्दी से. देखो अभी तक जो हमने फेस पढ़ा उनसे हमारे पास एक मेल गैमीट आ चुका है. हमें पता है स्पर्म कैसे बना, हमें पता है यहाँ पर ओवम मतलब सेकेंडरी oocyte कैसे बना है. जब ये दोनों अगर फर्टिलाइजेशन कर देते हैं तो ये क्या बनाएंगे? जाइगोट. मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगी? फर्टिलाइजेशन. सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? फर्टिलाइजेशन. कहाँ होती है फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन होती है एम्प्यूला में. ध्यान देना है, अभी तक हम इसे पढ़ते थे कि इट इज टेक्स प्लेस इन एम्पुलरी ईस्थमिक जंक्शन. बट अगर आप नई एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज टेक्स प्लेस इन एम्पुलरी रीजन. तो ध्यान देना है कि अब के अकॉर्डिंग फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द एम्पुलर रीजन ऑफ ओविडक्ट. क्लियर. जाइगोट. जाइगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गई. अब फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट क्या होगा? जाइगोट के अंदर क्या होगा? नेक्स्ट इज क्लीवेज. डिवाइड होना स्टार्ट होगा. विच प्रोसेस इज यूज? विच टाइप ऑफ डिवीजन? इट इज माइटोसिस. जैसे जैसे ये फर्दर डिवाइड करेगा, 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, जैसे जैसे ये फर्दर डिवाइड करेगा तो सबसे पहले बनेगा इसके अंदर मोरूला. देन सबसे पहले क्या बनेगा? मोरूला. देन ब्लास्टुला. जैसे ही ब्लास्टुला बनेगा या फिर हम इसे बोले तो ब्लास्टोसिस्ट बनेगा तो इस स्टेज पर आके हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा दैट इज नोन एज इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है? प्लेसमेंट ऑफ एम्ब्रियो. प्लेसमेंट. इट इज प्लेसमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस. यूट्रस की इनर लाइनिंग एंडोमेट्रियम के साथ इसका प्लेसमेंट हो जाना. कैसे होगा? ध्यान से देखना. हमारे पास ये हमारी एंडोमेट्रियम थी. रफ सा स्ट्रक्चर देखें तो ये एंडोमेट्रियम थी. जैसे ही ये ब्लास्टोसिस्ट आया तो इसकी आउटर वॉल होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट. क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट. ये हमारी इस एंडोमेट्रियम के साथ फ्यूज हो जाएगी और इस तरह से इसे कवर कर लेगी. क्लियर. तो फ्यूजन हो जाएगी एंड फाइनली कौन सी मेम्ब्रेन? ब्लास्टोसिस्ट की आउटर मेम्ब्रेन ट्रोफोब्लास्ट. जैसे ही उसके साथ फ्यूज होगी उस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया? इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन के बाद ये ब्लास्टुला बन गया. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज गैस्ट्रुला. क्या बनेगा अब? गैस्ट्रुला. गैस्ट्रुला कब बनता है? गैस्ट्रुला मतलब फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स. अब इसके अंदर सबसे पहला काम क्या होगा? 3 जर्म लेयर्स बनेंगी. 3 जर्म लेयर्स कौन सी होती हैं? 3 जर्म लेयर्स कौन कौन सी? ध्यान से देखना. 3 जर्म लेयर्स एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म. ये 3 लेयर्स हैं एंड दे डिसाइडेड द फेट. ये डिसाइड करेंगी. ये ही वो 3 लेयर्स हैं जो फर्दर क्या करेंगी? जो अलग अलग तरह के ऑर्गन्स बनाएंगी. कोई हाथ बनाएगा, कोई पैर बनाएगा, कोई हार्ट, कोई लंग्स, कोई लीवर. यही 3 लेयर्स हैं जिनसे हमारे सारे ऑर्गन बनने वाले हैं. क्लियर. फिर गैस्ट्रुलेशन. गैस्ट्रुलेशन के बाद जब ये 3 लेयर बन गई, क्योंकि इन्हीं 3 लेयर को ऑर्गन बनाने हैं, तो नेक्स्ट प्रोसेस इज ऑर्गेनोजेनेसिस. क्या होगा नेक्स्ट प्रोसेस? ऑर्गेनोजेनेसिस. जैसे जैसे अलग अलग ऑर्गन बनने स्टार्ट होंगे एंड फाइनली इससे क्या बन जाएगा? नाउ इट इज अ न्यू ऑर्गेनिज्म, अ completely developed organism बन जाएगा and which is to be released out by the process of parturition.
किस प्रोसेस से? पार्च्यूरेशन से उसे रिलीज कर दिया जाएगा। अब ये सारा वो प्रोसेस है जब प्रेगनेंसी थी, जब फर्टिलाइजेशन हुई। अगर हम इसकी बात करें तो प्रेगनेंसी के टाइम पर 3 मेजर हार्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं, जो नॉर्मली नहीं रिलीज होते। फर्स्ट इज HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। Next is HPL, human placental lactogen, and third is relaxin. These are the 3 hormones which are released only during pregnancy. उसके अलावा ये नॉर्मल टाइम पीरियड में रिलीज नहीं होते हैं। चलिए, अब ये तो होगी एक बेसिक से साइकिल के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि किस टाइम पर प्रेगनेंसी के इस पूरे गेस्टेशन पीरियड में, जो 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड है, किस टाइम पर कौन सा काम होता है, तो उसमें हम क्या चीज़ देखेंगे। अगर हम उसके बारे में देखें तो हमारे पास बेसिकली 3 ट्राइमेस्टर्स हैं। हम ट्राइमेस्टर्स के बेसिस पर देखें। आपको पता है गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ का होता है, और इस 9 मंथ के गेस्टेशन पीरियड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर हम बात करें तो बेसिकली उसके जो लिम्स होंगे, जो मेजर ऑर्गन्स हैं, मेजर ऑर्गन्स की बात करें तो जैसे हम बात करें जेनिटल ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये सारी चीज़ें बन जाती हैं कब? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जिसमें हमारा बेसिक हार्ट आ जाएगा, जो मेजर ऑर्गन जो जिसके बिना एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। फिर अगर हम सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में हेयर्स, आईलिड्स, आईलैशेस, ये सारी चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। एंड बाय द एंड ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर वी नो दैट इट इज़ अ फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ टू बी रिलीज्ड आउट बाय द प्रोसेस ऑफ पार्च्यूरेशन। चलिए, तो अब देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट प्रोसेस कि पार्च्यूरेशन होता कैसे है। तो अगर हम पार्च्यूरेशन की बात करें तो पार्च्यूरेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिलीवर्ड आउट ऑफ फीटस फ्रॉम द वेजिना और यू कैन से फ्रॉम द बर्थ कैनाल। अगर हम इसके बारे में एक बेसिक सा देखें तो बहुत छोटा सा प्रोसेस है, जल्दी से समझ में आ जाएगा। पार्च्यूरेशन, पार्च्यूरेशन कब स्टार्ट होगा? कहते कि वेन एवर देयर इज ऑर्गेनिज्म, जो फीटस है वो फुली डेवलप्ड हो जाएगा। जब एक फुली डेवलप्ड फीटस कुछ सिग्नल जनरेट करेगा, प्लस इसके साथ साथ नॉट ओनली फुली डेवलप्ड फीटस प्लस प्लेसेंटा, दोनों क्या करते हैं? कुछ सिग्नल जनरेट करते हैं, और ये सिग्नल जाता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू एक हार्मोन रिलीज करता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। क्या, कौन सा हार्मोन रिलीज किया? ऑक्सीटोसिन। एंड ऑक्सीटोसिन स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शंस इन आवर यूट्रस। ये हमारे यूट्रस में क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शंस करनी स्टार्ट कर देगा। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्शंस होगी, अगेन मैसेज आएगा CNS के पास, अगेन वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, फिर से कॉन्ट्रैक्शन, फिर से, एंड दिस साइकिल विल कंटिन्यू टिल देयर इज पार्च्यूरेशन, जब तक पार्च्यूरेशन नहीं हो जाती। क्लियर? तो ये जो सिग्नल था, क्लियर, जिसने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट किया टू रिलीज ऑक्सीटोसिन, जिसने कॉन्ट्रैक्शन की एंड जिसकी वजह से पार्च्यूरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, दिस सिग्नल इज नोन एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दिस इज नोन एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्लियर? तो इसके अंदर देखो बहुत छोटा सा और सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे ही फीटल जो होगा फुली डेवलप होगा, प्लेसेंटा के साथ मिलकर कुछ सिग्नल जनरेट करेगा, एंड दैट सिग्नल गोज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रिलीज पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड इट लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस, एंड यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन अगेन सेंड द सिग्नल टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अगेन रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीटोसिन, एंड दिस विल कंटिन्यू टिल द पार्च्यूरेशन। जब तक पार्च्यूरेशन और वी कैन से डिलीवरी नहीं हो जाती, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता जाएगा। एंड फाइनली आफ्टर बर्थ, जब पार्च्यूरेशन हो गई तो क्या हो गया? बर्थ हो गया। एंड ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन, इट इज ऑल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन भी बोला जाता है इसे। क्लियर? तो इसके बाद क्या हो गया? हमारा लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट होगा। लैक्टेशन पीरियड की अगर हम बात स्टार्ट करें तो लैक्टेशन पीरियड क्या है? मिल्क सिक्रीटिंग पीरियड। तो इस मिल्क सिक्रीटिंग पीरियड में क्या हो रहा है? जो फर्स्ट मिल्क होता है आफ्टर बर्थ, फर्स्ट मिल्क, उसे हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज कोलोस्ट्रम, विच इज
रिच इन, किस में रिच होता है, इट इज़ रिच इन एंटीबॉडीज। क्यों? क्योंकि आफ्टर बर्थ जो हम एक न्यू बॉर्न है उसकी बॉडी इतनी प्रिपेयर नहीं है, उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, तो उस चीज़ को स्ट्रांग करने के लिए इनके पास मल्टीपल एंटीबॉडीज उसे दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ कोलोस्ट्रम और द फर्स्ट मिल्क विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फीटस। क्लियर? एंड दिस इज ऑल अबाउट आर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड स्टिल अगर इसके अलावा आपको कोई और टॉपिक लगता है जो आपको बहुत अच्छे से नहीं आता है और आप उसको करना चाहते हैं अपने एग्जाम्स के लिए, सो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको वो, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम उस पर बना सकें। थैंक यू।